मेरे फादर ने एक वर्डिंग यूज करी थी मेरे लिए, तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की। काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं, काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरा, अपनों से धक्का खाने का टाइम था। मुझे बहुत गुस्सा था अंदर ना, बहुत पेन था कि मेरी गलती ही नहीं है, मुझे इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। वहाँ शायद मैं सुसाइड करके मर चुकी होती, मैं अब तक आती ही ना। वो बस एक आवाज थी कि मैं वो प्रिंसेस हूँ जिसने बचपन में बहुत बड़े सपने देखे थे। जिंदगी ऐसी होगी, हसीन होगी, बहुत बड़ा चीज़ें आएंगी, एक बहुत बड़ा प्रिंस आएगा मेरी लाइफ में जो मेरे को संभालेगा, मुझे एकदम खुश रखेगा। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वो सारे सपने, सब कुछ एकदम चूरा चूर हो गए, बिल्कुल ख़त्म। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ तक पहुँची हूँ, वो सिर्फ अपने दम पे पहुंची हूँ। मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने ये भी नहीं बोला कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ सुमन और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। बचपन में लोगों के पास या सबके पास यादें होती है, नानी के घर की, दादी के पास की, मदर के साथ अच्छी मोमेंट्स, फादर के साथ बहुत अच्छी छुट्टियों वाली चीज़ें। बट अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन गया है डोमेस्टिक वायलेंस में। मैंने अपने फादर के थ्रू अपने घर में हर आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करा है। मेरी मदर उसकी बहुत बड़ी शिकार रही है, मैं रही हूँ, हमारे घर में हर एक मेंबर के साथ ये चीज़ हुई है। इस कारण से मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। अब फादर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है मुझसे, मेरी मदर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। फादर मुझे देखना चाहते थे एक इंडिपेंडेंट लड़की, स्ट्रॉन्ग, जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो एकदम खड़ी होए तो एकदम दिखे कि हाँ ये मेरी लड़की है। वहाँ पे मेरी मदर चाहती थी कि मैं इन सब चीज़ों में ना पड़ूं एंड मैं एक हाउस वाइफ बनूं, एक गृहस्थी, सिंपल घर संभालने वाली लड़की, जो कि मैं बनी भी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, घर में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस करे, इतने ज़्यादा, मेरे फादर से हम सब बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने मास्टर्स करी, बहुत ही मैंने पिटाइयाँ खाई हैं पढ़ाई करते हुए, और मैं क्या बताऊँ मैं कैसे पढ़ाई करके आई हूँ मुझे ही पता है। मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे घर के काम बड़े अच्छे लगते थे, खाना बनाना, घर संभालना, मंदिर साफ करना, और जो कि मेरी मदर को अच्छा लगता था तो मुझे भी यही अच्छा लगता था। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि करियर, मुझे कम से कम 50 से ज़्यादा कंपनीज में रिजेक्शंस फेस किया है मैंने। कोई भी कंपनी मुझे एचआर लेके राजी नहीं थी मास्टर्स के बाद। सो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। घर पे इतना प्रेशर था कि जॉब करनी है, तुम पैसे कमाओ पैसे कमाओ। फिर मुझे डाया पार्क प्रीमियर, एक सेक्टर 29 गुड़गांव में होटल है। लकीली जहां जहां मुझे कुदरत ने धूप में चलाया है, वहां वहां भगवान ने मेरे लिए पेड़ लगाए कि अगर तुम्हें धूप में चला रहा हूं मैं, बच्चे ये रहा पेड़, यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ी देर छाया मिल जाएगी। अब वहां पे मैंने जॉब स्टार्ट की बैंक्वेट सेल्स में। अब मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है होटल इंडस्ट्री का, बट स्टिल वहां पे मुझे इतने प्यारे लोग मिले, इतने अच्छा स्टाफ मिला, और मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा भी। धीरे 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 मुझे कॉल सेंटर्स में जॉब मिला। जैसे ही मेरा कॉल सेंटर में सिलेक्शन हुआ, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, मेरे घर पे शादी का इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरे घर वाले, एंटायर माय फैमिली, सबको ये लगता था कि इसको लड़का नहीं मिल सकता, जो भी लड़का मिले इसको निकाल दिया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अदरवाइज आज ये 80 किलो की है, 2 साल बाद तो पक्का इसने 100 क्रॉसिंग करना है, पैसे इससे कमाए नहीं जाते, खड़ा होना इसको आता नहीं है, बात करने इसको नहीं आता, कपड़े पहनने इसको नहीं आते, तो इसको जितनी जल्दी है पहले घर से निकालो। मैं ऑफिस से आ रही थी, एक नेबर में एक आंटी रहते थे, उन्होंने एक रिश्ता ऑफर करा जो कि मुझसे 8 साल बड़ा था। मैंने बोला आप मेरे पापा से बात कर लो, तो उन्होंने मेरे फादर से बात करी, एंड मेरे फादर ने रिश्ता सुनते ही बिना देखे समझे हाँ ठीक है यहाँ पे ठीक है। मेरी फैमिली का प्रेशर है, नहीं जी हम तो मिलेंगे। वन शॉर्ट मीटिंग में रिश्ता पक्का कर दिया गया। जब मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने का,
तब एक वर्ड आज तक मेरे दिमाग में ना रटा हुआ है। मेरे फादर ने एक वर्डिंग यूज करी थी मेरे लिए, तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की, क्योंकि ना तो तुम कमाती हो, दिखने में तुम इतनी गंदी दिखती हो। नो डाउट मैं उस समय काफी ब्लैक थी, एक्ने वाला फेस था, बाल बनाने नहीं आते थे, कपड़े पहनने नहीं आते थे, और बात करनी भी मुझे खासी आती नहीं थी, क्योंकि मम्मा ने मुझे पूरा गृहस्थी वाला बच्चा बनाया। एनीवेज, वो औकात जो वर्ड था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। औकात वर्ड, हमारा रिश्ता जुड़ा। अब मेरे फादर एक ऐसे बैकग्राउंड से थे कि लड़का और लड़की कोर्टशिप पीरियड में मिल नहीं सकते। सो जैसे तैसे वो पीरियड खत्म हुआ, और मैं शादी के लिए इसलिए भी ओके थी कि ठीक है जी, यहाँ से कम निकलूंगी, यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ हैं, रोज मार कुटाइयाँ हैं, कम से कम मैं शादी करके जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा लाइफ तो स्टेबल है, ना मुझे पैसे कमाने का टेंशन होगा वहाँ पे, और वहाँ पे मैं पति के पैसों पे रह लूंगी और बच्चे करने और घर बसाना है, लाइफ सिंपल है, सॉर्टेड। सो वो एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन है ना, हम सोच लेते हैं ना दिमाग में कि हाँ अब तो एक नया चैप्टर खुलने वाला है लाइफ का, बट मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या से क्या हो जाएगा। मैं शादी करके वहां पे गई, एंड फर्स्ट डे मेरे लुक्स पे बहुत अच्छे कमेंट्री हुई, जो कि जिसकी मैं आदी हूँ थी। सो मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा, मैंने कोशिश करी चीज़ें आगे बने, ठीक हुए, बट मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे साथ किसी भी टाइप का कोई रिलेशन बनाने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती थी। मैं इतनी बुरी दिखती थी। कोई बात नहीं, उसके बाद जैसे तैसे मैंने खुद पे काम किया, कभी डिप्रेशन में गई, फिर पीसीओडी मेजर आया, और स्लीपिंग पिल्स पे आना पड़ा मुझे, और मैं बड़ी गुस्से में रहती थी। गॉड नोस इतना गुस्सा आया कहाँ से, शायद वो बचपन की चीजें आ गई, फिर शादी से कुछ नहीं मिला, वो सब कुछ ना इकट्ठा होता गया दिमाग में ना। मैं पेरेंट्स के पास जाती बैग उठाकर कि मुझे रखो, वहां पे लड़ाई होगी है, वो मुझे कहते धक्के मार के निकालते, वो कहते यहाँ से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है जी। फिर मैं इन लॉज के पास आती बैग उठाकर, वो कहते ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ से अभी निकलो। सो मेरा बैग ना पैक रहता था, और मेरे को समझ नहीं आता था मेरा घर कहाँ है। सो मेरे दिमाग में एक और चीज फिट हो गई सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ भी हो मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि मेरा सामान तो मेरे घर में रहे, मैं सिक्योर तो फील करूं कि हाँ ये मेरा घर है। और 90% लड़कियों के साथ ये केस है। काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं, काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं। काफी लोगों का ये मैटर है, काफी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनका बैग पैक रहता है, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, वो जंप ही करती रहती हैं, और स्टेबल लाइफ है ही नहीं। एनीवेज, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि एक बच्चा हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये पुराने थॉट्स, पहले खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, बच्चे को कहाँ से लाओगे। मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया। 10 किलो जैसे ही गिरा, मुझे लगा मैं तो बस कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एकदम टॉप पे हूँ। मैं 10 किलो गिर लिए मैंने। 10 किलो जैसे ही गिरे, मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं ना बोल बोल के थक जाती थी। अब एक ऐसी लड़की जो बचपन से वेट का स्ट्रगल कर रही है, और अचानक से उसने 10 किलो गिर दिए, तो सबको लगता है ना तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्या किया। तो मैं बता बता के थक जाती थी। तो मेरे को लगा कि मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिसको चाहिए वो वहां से देख लेगा। सो मैंने अपना फर्स्ट डाइट यूट्यूब पे पोस्ट करा, जिसमें ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, बट कोई बात नहीं, 5 साल पहले की बात है। सो वो वीडियो वायरल हो गई, और मेरे को दुनिया भर से लोगों के मेल्स आते थे क्वेश्चंस के लिए। फिर बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आती थी, मेरे को बड़ा मजा आने लगा। तब मैं जॉब करती थी, आई गेस 16,000 रुपए की, HR ELI में, रिक्रूटमेंट में मेजरली मैं काम करती थी। मेरा मन करा, मैंने कहा छोड़ो जॉब। और मैं बड़ी, अब मेरे को इसमें कुछ भी कह सकते हो, मैंने जॉब छोड़ा एक ही दिन के डिसीजन में। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रिजाइन दूंगी, यहाँ पे कागज डालूंगी, मैं दोबारा जॉब करूंगी, तो मुझे जॉब करनी नहीं है, काटा। मैंने अपने रास्ता बंद करा, और मैंने एक नए रास्ते पे ध्यान दिया, जो था मेरा यूट्यूब का करियर, मेरा फिटनेस का करियर। उस स्टेज पे मुझे कुछ नहीं समझ आता था। हस्बैंड क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, मम्मी ठीक है नहीं है, फादर किसकी कुटाई कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चलता था। मैं सिर्फ ये देखती थी मैं ठीक हूँ, मेरा मेंटल लेवल ठीक है, और मेरा करियर ठीक है, और मेरा पीरियड्स जो बिल्कुल रेगुलर था वो ठीक है, तो मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे मेरा करियर बढ़ा, अब प्रॉब्लम फिर आ गई। मेरा एक्स हस्बैंड ने बोला जी आप जितने पैसे कमाते हो हमें दोगे, हम हैंडल करेंगे। और उनको यूट्यूब करियर पसंद नहीं था, मीडिया में लड़की जा रही है, क्या गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैंने बोला जी मैं तो करियर नहीं बंद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना वहां से,
ना फैमिली लाइफ मिल रही है, ना बच्चे मिल रहे हैं, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना ही कुछ रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो बंद नहीं करूंगी, यहाँ से मुझे खुशी मिल रही है, एटलीस्ट ना लोग मिल रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं तो बंद नहीं कर सकती। देन मेरे फादर के पास चीजें गए एंड माई फादर इज काइंड ऑफ सोसाइटी पर्सन की इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत की सवाल है। तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश करी 1 साल और, बट मुझे पता नहीं था उस पूरे 1 साल में इतनी शिद्दत से डिवोर्स के पेपर्स की तैयारी हो रही थी, इतने तरीके से कि मुझे पता ही नहीं चला। एक जनरल नॉर्मल डे था, मैंने हस्बैंड के लिए सुबह खाना बनाया, लंच पैक करा, उनके जूते में पॉलिश कर रही थी और मुझे बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब हमारे सबके अंदर ना एक वाइब वाला सिस्टम होता है, कुछ भी गलत होने वाला होता है एक वाइब्स आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे उस समय बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि कुछ डेंजर चल रहा है यहाँ पे दिमाग में ना। एनीवेज, तो वो जब लास्ट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड के साथ जो बहुत अच्छे से थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हग करा एंड ही सेड कि तुम अपना ध्यान रखना। आई सेड ओके, मैं अपना ध्यान तो रखती ही हूँ, तुमसे ज्यादा मैं अपना ही ध्यान रखती हूँ। एंड वो चले गए। तब मैं अपने इन लॉ से सेपरेट एक जगह पे रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी सब एक डिवोर्स का प्लान था। मैं इस शर्त पे उस जगह पे शिफ्ट हुई थी कि मेरा घर बसेगा और चीजें अच्छी होंगी और मेरी फैमिली का इंटरफेरेंस भी कम होगा। सेकंड पॉइंट इज, जैसे ही वो पर्सन गए 1 घंटे बाद डिवोर्स के पेपर आए। वाओ, एंड वो बहुत शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए कि डिवोर्स के पेपर आए हैं जो इतनी अच्छे तैयारी से बने हुए 150 पेजेस का। वेरी गुड सुमान, वेरी वेरी गुड। और उस डिवोर्स के पेपर्स के साथ साथ आई कुछ ऐसी शर्तें जो कि माननी बड़ी बेकार थी। अगर मैं उन शर्तों को मानती तो आज शायद मैं सुसाइड करके मर चुकी होती, मैं अब तक आती ही ना। वो बस एक आवाज थी कि सुमन दबना नहीं है, दबना नहीं है, ये गिराएंगे, गिरना नहीं है, उठना है। अभी उठी बहुत मुश्किल से हूं मैं, अब नहीं गिरना। मैं अपने फादर के पास गई, जी डिवोर्स के पेपर आए हैं। सब लोग शॉक्ड। माय फादर इज लाइक मेरी इज्जत बचानी है। मैंने कहा करियर बंद करने के लिए बोल रहे हैं, करियर बंद नहीं करना, हम बात करेंगे, चीजें सॉल्व करेंगे, बट डिवोर्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ओके। पर सामने वाला बंदा करियर पे ही अटक चुका है कि ना 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 ना, करियर तो बंद होके रहेगा। देन एक सर्टेन पॉइंट पे मेरे फादर ने भी बोला कि घर बचाओ और करियर बंद कर दो। बट यार, क्या तुम्हें लगता है ऐसा सॉल्यूशन है? कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे ना? चलो कर भी दें, बट सामने से कुछ मिले तो सही। कुछ है ही नहीं उस रिलेशनशिप में, तो क्यों मैं अपना करियर भी बंद करूं जिसने मुझे इतने सारे लोगों का प्यार दिया? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सो मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं ये डिवोर्स को लड़ूंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैं करियर बनाऊंगी। वो एक बहुत ही बड़ा टर्न पॉइंट था जिस पॉइंट ने मुझे अकेला करा। अब मेरे घर पे मैंने मुठूत फाइनेंस से बिजनेस लोन ले रखा था जो कि था 15 लाख गोल्ड का। अब किश्त भरी नहीं तो घर पे चला गया नोटिस, तो सबको पता चल गया कि लोन में, कर्जे में है। बट सबको ये नहीं समझ आया कि इसका दिमाग इतना तेज है, ये आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने वाली है। बट सबने मेरा वो करंट टाइम देखा। मैं अपने फादर के पास गई, जी मुझे रखो। उन्होंने मना कर दिया, हमारे घर में जगह नहीं है। होता है ना कि डिवोर्स के बाद आप जाओ वहां पे तो उनको लगेगा कि हाँ जी यहाँ पे इसके ऊपर कर्जा भी है, फिर ये सेकंड मैरिज भी डिमांड करेगी, इसको रखना भी पड़ेगा। अब ये करियर बनाएगी नहीं बनाएगी, अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, आगे फिर गिर जाएगी क्योंकि डिवोर्स का डिप्रेशन है। तो वहां से तो मुझे कुछ खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं। बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरा, अपनों से धक्का खाने का टाइम था। मेरी मम्मा की तबीयत गिरती जा रही थी मेरी हालत देख के, तो मैंने वहां पे झूठ बोला कि मेरे को एक रेंटेड अपार्टमेंट मिल गया है, दो मुझे मिला नहीं। अब फिर वहां पे आता है आपका संघर्ष का टाइम। मैं जितने प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाती थी कि मुझे रेंटेड अपार्टमेंट चाहिए, वो मेरा आधार कार्ड देखते थे, अच्छा गुड़गांव में ही रहते हो? हाँ जी। तो पेरेंट्स के पास क्यों नहीं रहते? डिवोर्स चल रहा है सर। डिवोर्स ही हो जी। अच्छा, ये रहा फ्लैट की चाबी, मेरा फ्लैट है, आप रखिए एक चाबी मेरे पास, एक चाबी आपके पास। बहुत ही सिंपल लाइन यूज करते हैं ऐसे डिवोर्सीज के लिए, जैसे हम हर चीज के लिए रेडी हैं। वो टाइम बहुत खतरनाक था। मैं कुछ दिन अपनी दोस्तों के घर रुकी, 1-2 दिन मैं अपनी मामी के घर रुकी, बट ज्यादा टाइम तक आप किसी घर में नहीं रुक सकते ना, उनकी प्राइवेसी खराब होती है और मेरे पास घर नहीं था।
मैं 2 दिन बंगला साहिब चली गई, वहाँ पे मेरे को सेफ फील होता था और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था, घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मम्मा मेरे को फ़ोन करती थी, खाना खाया? आई सेड हाँ खाया। मिल गया घर? हाँ मिल गया। ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। कट। फिर मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट थी, उनसे मैंने डिस्कस करा, रैंडम कॉल था और मैं बहुत ही उदास थी। उन्होंने कहा सुमन आर यू ओके, बट हर टाइम तो तुम जोश में रहती हो, आज क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे-ऐसे मुझे घर नहीं मिल रहा और मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स कुछ हैं बहुत बदतमीज़ी से डील कर रहे हैं और मेरे सर पे कोई आदमी नहीं है और मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही। शी सेड काम डाउन। उनका एक फ्लैट था ग्रेटर फरीदाबाद में, बहुत बहुत अंदर जाके, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी कॉल्स की, वो टावर नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम्हें फ़ोन कॉल्स लेने में प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें नीचे बैठ के कॉल्स लेनी पड़ेगी गार्डन में सोसाइटी के। आई सेड ओके जस्ट गिव इट टू मी यार, जस्ट गिव इट टू मी। मैं उस रेंटेड फ्लैट में 3 BHK का, जहाँ पे मेरे पास, मैं पैसे जोड़ रही थी, मुझे बहुत गुस्सा था अंदर ना, बहुत पेन था कि मेरी गलती ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा था और अपने पे बड़ा पेन था अपने लिए कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा ना। मतलब मेरे को घर नहीं है, मेरे पास खाने का सिस्टमाइज़ नहीं है, मेरा डाइट खराब हो गया, मेरे क्लाइंट्स हिल रहे हैं, मेरा काम हिल रहा है, मैं क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज़ वन थिंग कि मैं कुछ करना चाह रही थी और कोई साथ नहीं दे रहा ना, क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। एनीवेज़, मैं उस घर में एक गद्दा लेके शिफ्ट हुई थी एंड वन सिंपल ब्लैंकेट। धीरे-धीरे मैंने उस घर में सामान बनाया, पैसे जोड़े और लगाया, पर्दे लगाए, वरना चद्दरों से उसको कवर करा। वो 1.5 साल मैं उस घर में रही हूँ और 1.5 साल मैं सोई नहीं हूँ। डर लगता है ना अकेले सोने में, क्योंकि पर्दे भी नहीं है, पेन गिरेगा तो आवाज़ आएगी और पूरे टावर में आपके पास सिर्फ 3 ही फैमिली रह रही है बड़े टावर में। मैं वॉचमैन अंकल को नीचे देखती रहती थी कि आप घूम रहे हो ना। और जब बात आती थी क्लाइंट कॉल्स की, एनआरआई क्लाइंट्स की कॉल्स लेनी है, तो नीचे गार्डन में जाना पड़ता था 2 बजे 1 बजे, वहाँ पे बैठ के काम करना पड़ता था, कॉल्स की आवाज़ ही नहीं आती थी। 1.5 साल ना मैं सोई नहीं, रोती, कभी हॉस्पिटलाइज्ड होती, कुछ होता, कोई आया नहीं हेल्प करने, किसी ने पूछा नहीं, देखा नहीं। मदर के सामने बड़ी एकदम टिप टॉप बन के जाती थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से मैं ठीक नहीं थी, बिकॉज आई एम इन अ पेन। डिवोर्स केस चल रहा था, कोई नहीं आता था कोर्ट में मेरे साथ, वहां से 5 लोग आते थे डेट पे, मैं अकेली जाती थी। हाँ, मेरे लॉयर के साथ, दीपक कोहली जी के साथ। वो भी बोलते थे बड़ी ताकतवर लड़की है तू। मैंने कहा वो मैं हूँ, बनना पड़ा ना, ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मरो, सुसाइड करो, या तो फिर आप यहाँ तक आओ, दोनों में से एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो करना पड़ा ना। साथ में मजबूती भी दिखानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्लाइंट्स है वो ही बेचारे टूटे पड़े, उनको खड़ा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, तो वो करना पड़ा। फिर 1.5 साल के उस करियर में, जब तक मेरा डिवोर्स अच्छा खासा चल रहा था, मैंने ये पैसे जोड़े और मैंने सबसे पहली चीज करी, अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया। जिस दिन मैंने उस घर की पेमेंट करी, मैं उस रात को तसल्ली से सोई कि ये मैंने किया है जी। और फिर मैंने डिक्लेयर किया कि मैंने घर बनाया है। अब पैसे की पावर सुनो, जब आपके पास पैसा आता है, जो लोग आपको कभी हेलो बोल के राजी नहीं है, वो एकदम टर्न कर जाते हैं। मेरा पूरा एंटायर फैमिली टर्न हो गया, तुम ठीक हो, मेरे फादर का रुबाब चेंज हो गया, घर ले लिया, इट मीन्स कुछ करा है, बिग करा है जी, करा। जब घर देखा तो वो और प्यारा है, क्योंकि उसको मैंने खुद खड़ के बनाया, मेरा पूरा दिल जान सब लगाया उस घर में, सब मेहनत से बनाया, खुद से बनाया, खड़ के बनवाया, मजदूरों में कोई नहीं आया था, मैंने अकेले बनवाया। घर बनाया तो मैंने पैसे की ना पावर देखी है। उस समय मेरे दिल में आया कि ये मेरी औकात है, मैं यहाँ तक आई हूँ, ये मेरी औकात है, मैं यहाँ तक जंप करके खुद से आई हूँ। फिर मैंने और चीजें करी, मैं करियर में आगे बढ़ी और बढ़ी। वहां पे मेरी मदर का किडनी फेलियर हो गया। अब मैंने अपनी मदर को सेव करना था, बिकॉज मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे लगता है अगर वो नहीं है तो फिर मेरे सर पे किसी का हाथ भी नहीं है। मैं किडनी डोनेशन के लिए गई कि मैं अपना किडनी देती हूँ। मेरे ब्लड टेस्ट ही चल रहे थे। लकीली भगवान के रूप में हमारे पास हमारी मामी है, विडो हैं वो, उन्होंने बोला मैं दूंगी एंड तुम्हें नहीं देना, तो उन्होंने उनसे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करा। मैं अकेली अपनी फैमिली में पर्सन थी जो इस चीज़ के लिए फेवर में थी कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। मेरे फादर डायलिसिस के फेवर में थे, पूरा फैमिली डायलिसिस के फेवर में था, बट मुझे पता अगर मेरी मदर डायलिसिस पे जाएगी, क्योंकि मैं उनका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ किडनी का 6-7 साल से, वो 6 महीने सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो मुझे ट्रांसप्लांट चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर संदीप गुलेरिया अपोलो में सर्जन है, सब जानते हैं उन्हें, उनको मेरी पूरी एंटायर स्टोरी पता है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ में कि नहीं बेटा तुम कराओ, हम हैं। जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन वीकेंड था, मेरे को डाइट्स जानी थी। अब ये ना दिमागी गेम है,
अंदर 11 घंटे की सर्जरी चल रही है, दोनों माएँ अंदर हैं ऑपरेशन थिएटर में, यहाँ पे आपको डाइट्स बनानी है। बट उस दिन भी मैंने काम करा हॉस्पिटल में बैठ के, बिकॉज मेरे को लगता है मेरा काम मेरा ऑक्सीजन का काम करता है, मुझे ब्रेथ सांसें देता है मुझे। मैं काम नहीं करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो। मैं कहीं पे भी हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। मेरा काम मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है, मुझे सांस देता है। मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब मैं गद्दा लेके वहाँ पे शिफ्ट हुई थी उस फ्लैट के अंदर, तब मेरे पास हार्डली 200 क्लाइंट थे। मैं उनको जैसे तैसे बैलेंस कर रही थी, मैनेज कर रही थी, डिवोर्स का केस लड़ रही थी, घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। आज के टाइम पर मेरा जो काम है, मेरा जो नाम है, वो इंटरनेशनली चलता है। मेरे पास 70% जो क्लाइंटेज है वो सारे NRIs हैं, 30% इंडियन हैं। मैं उन लड़कियों के साथ बहुत अच्छे कंफर्टेबल होके उनका ट्रांसफॉर्म करती हूँ जिनका पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके अंदर जज्बा है ना कि सुमन मुझे करना है, मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से काम करती हूँ। मुझे मज़ा तब आता है, जो मेरे को सबसे बेस्ट मुझे लगता है मैंने आज तक अचीव करा है, लेडीज़ जो 3 IVF फेल के बाद भी कंसीव कर जाती है डाइट के थ्रू, अपने आप को ठीक करके। जिनको 3 साल से पीरियड्स नहीं आते, वो महीना डाइट करती है, 1.5 महीना डाइट करते हैं, उनको पीरियड्स आ जाते हैं और वो कंसीव भी कर जाती हैं और मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ भी भेजती हैं। द बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जब वो बच्चों की फोटोज भेजती ना, दीदी दिस इज बिकॉज ऑफ यू। कहती यार काश मेरा भी होता, बट कोई बात नहीं यार, तेरा हो गया तो बढ़िया है, तेरा मेरा कोई दिक्कत नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये मैंने बहुत तसल्ली से हासिल करी है। जो ये प्यार मैंने हासिल करा है, ये मुझे मेरे घर वालों ने दिया नहीं, कहीं से मुझे मिला नहीं, तो मुझे वहां से मिला, और वो जो प्यार है मुझे यहाँ तक खड़ा करता है। मैं अपनी उड़ान कभी किसी के हाथ में नहीं दूंगी। मैं अपने पे 2 तरीके से काम करती हूँ। एक, मेरा मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, पक्का। अगर मैं यहाँ से मजबूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल डाला है कि गिरना नहीं है सुमन, आगे बढ़ना। और मैं यहाँ से आगे और बढ़ती चली जाऊंगी। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी से लोग हिल गए, डर गए। अब जब मैं आगे जाऊंगी, मैं अपनी जहाज मैंने तैयार करा है, अब जब मैं उड़ाऊंगी उसको, तब तो और आतंक मचेगा, आई एम श्योर मचेगा, बट मैं रुकूंगी नहीं। तो ये हूँ मैं सुमन, और ये है मेरी कहानी। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1